मॉर्निंग बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं और विकेंद्रीकरण के उद्देश्य समझाने जा रही हूँ। विकेंद्रीकरण ये वास्तव में होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता है केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, जब अधिकार और दायित्व दोनों जो है वो एक ही अधिकारी अपने आप तक ही सीमित रखता है, मतलब एक केंद्र तक ही सीमित रहता है, वो केंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण जस्ट इसका उल्टा है। इसका अर्थ है सत्ता को किसी एक शीर्ष में नहीं रखते। उसमें एक शीर्ष में होता है एक ही अधिकारी के पास, इसमें सत्ता को किसी एक शीर्ष में न रखकर विभिन्न क्षेत्रों और शाखाओं में बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। वास्तव में विकेंद्रीकरण का जन्म अधिकार सौंपने की क्रिया के कारण ही होता है। जब अधिकार सौंपने की कार्यवाही किसी विशिष्ट को ना करके सामान्य रूप से की जाती है, तब इसे हम कहेंगे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब अधिकार को सौंपना, इसे हम कहेंगे विकेंद्रीकरण। मतलब अपने तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें अन्य लोगों को बांटना, जिससे कि कार्य सही तरीके से हो सके। ये है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे कि पहला है शीर्ष स्तर पर कार्यभार में कमी। जब अधिकारी अपने कार्यों को अन्य लोगों को बांट देता है, अधीनस्थ कर्मचारियों को, तो इससे शीर्ष स्तर का जो काम होता है इसमें कुछ कमी आती है। संगठन का विस्तार होने पर शीर्ष स्तर का कार्य भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः इस कार्य को कम करने के लिए ही विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो शीर्ष अधिकारी का कार्यभार भी कम हो जाता है और वो अत्यंत महत्वपूर्ण और भी जो कार्य होते हैं उसके संबंध में वो निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लाभ को प्राप्त करने के लिए। विकेंद्रीकरण से अधिकारों का फैलाव छोटे छोटे स्तर तक हो जाता है, जिससे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समस्त लाभ सभी वर्ग को प्राप्त होते हैं। कार्यों का शीघ्र निष्पादन, उच्च अधिकारी को अधिक कार्य, जो उच्च अधिकारी का कार्य होता है उसको कम कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने कार्य को शीघ्र और सही तरीके से कर सकते हैं, उसका शीघ्रता से निपटारा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वो प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ भी सकते हैं। और प्रत्येक स्तर पर जो अधिकारी होते हैं जिनको कि कार्य सौंपा जाता है, वो भी कार्य जो है व्यवस्थित तरीके से हो पाता है। सर्वांगीण विकास। विकेंद्रीकरण से जब शीर्ष स्तर के कार्य को निम्न स्तर के कार्य कर्मचारियों में या अन्य कर्मचारियों में सौंपा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सभी जो कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं उनकी भी कार्य क्षमता का मूल्यांकन होता है। इससे पूर्ण कार्य क्षमता से वे कार्य को निष्पादित करते हैं, जिससे कि संगठन का भी सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। और भी उद्देश्य दिया है बड़े संगठनों में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था। जितने भी बड़े बड़े संगठन होते हैं उनमें प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमने देखा आज विकेंद्रीकरण का आशय और विकेंद्रीकरण के उद्देश्य। अब हम देखेंगे कि विकेंद्रीकरण के लाभ क्या है या महत्व क्या है। तो पहला है उच्च स्तर पर कार्य में कमी। विकेंद्रीकरण अगर हम करते हैं तो सबसे अधिक लाभ उच्च स्तर पर कार्य में कमी होना है, अर्थात उच्च स्तर के जो कार्य है वो अधिकारियों को, अधीनस्थ को जब वो लोग सौंप देते हैं तो उनके कार्य में कमी आती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा। जब उच्च अधिकारी अपने कार्य को निम्न अधिकारी को सौंप देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होती है। अधीनस्थों को प्रेरणा। अधीनस्थ एवं युवा प्रबंधकों को जब अधिक अधिकार प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में वो भी रुचि से कार्य करते हैं, लगन से कार्य करते हैं और कार्य के प्रति लगन और प्रेरणा उनमें बढ़ती है। कार्य का शीघ्र निष्पादन। छोटे छोटे कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों से परामर्श लेना व कार्य हेतु ऊपर तक पहुंचना एक लंबी प्रक्रिया होती है। अतः विकेंद्रीकरण से क्या स्मूथली काम होता है, क्योंकि उच्च अधिकारी, शीर्ष अधिकारी अपने कार्यों को अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप देते हैं, जिससे कि बार बार उनको शीर्ष अधिकारियों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं होती छोटे मोटे कार्यों के लिए, और वो स्वयं निर्णय लेकर कार्य को संपादित करते हैं।
तो इस तरीके से कार्य भी शीघ्र संपन्न होता है। प्रशिक्षण एवं विकास कार्य सरल। विकेंद्रीकरण से प्रशिक्षण एवं विकास स्वतः ही संचालित होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण से कार्य पर प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। तो ये था, हमने देखा विकेंद्रीकरण के लाभ या महत्व। थैंक यू।